वेलकम बैक। आपने अक्सर सुना होगा कि पहनने का, घूमने फिरने का और खाने पीने का मजा तो दरअसल सर्दियों में ही है। लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जी मौसम अच्छा हो जाएगा तो निहारी, पाए और इसके अलावा कुन्ना और इस तरह की तमाम डिशेस को खाया जाएगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि निहारी को निहारी क्यों कहा जाता है? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये खास तौर पर दिल्ली में बना करती थी और वहाँ की जो मर्चेंट्स कम्युनिटी थी वो पूरी रात इसको देख पे चढ़ा देती थी। ये स्लो कुकिंग के थ्रू बनता था, जबरदस्त सा स्टू, और इसको सुबह सुबह निहार मुंह खाया जाता था, तभी इसका नाम निहारी पड़ गया। पूरी रात की मेहनत के बाद ये अच्छी सी हैवी डिश आप खाकर फिर उसके बाद सोते थे। लेकिन इसकी मुख्तलिफ इकसाम जी पाकिस्तान भर में मिलती है। कराची की निहारी बहुत मशहूर है, लाहौर में भी कुछ जगहें हैं जिसकी निहारी बहुत मशहूर है। लेकिन एक अच्छी निहारी बनाने के लिए क्या करना जरूरी है और किस तरह आप इसको अचीव कर सकते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दिस इन दिस रिपोर्ट। अगर आपने किसी से मजाक करना हो ना तो उसको यही कि मैंने चिकन की निहारी बनाई, क्योंकि निहारी चिकन की नहीं, सिर्फ बीफ की अच्छी लगती है। इट्स ऑल अबाउट दैट स्लो कुक जो कि चिकन में आप बिल्कुल अचीव नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जी अलग अलग जायके हैं लोगों के और इनोवेशन लोग लाते रहते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सहर चावला, क्योंकि जैसे ही निहारी का जिक्र आता है फौरी तौर पर जहन में ये बात भी आती है कि जी कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी रिच एंड हैवी भी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सहर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी दिस मॉर्निंग। ना सिर्फ निहारी, बेचारी इसी को अटैक नहीं करना चाहिए। तमाम जो ग़िज़ाएं मौसम सरमा में इस्तेमाल की जाती हैं उसमें एक खदशा ये ज़रूर होता है, क्योंकि तलने का काम ज़्यादा है, नट्स शामिल हैं, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी। इसके बारे में क्या कहेंगे और किस तरह अपने कोलेस्ट्रॉल को इन चेक रखा जा सकता है ड्यूरिंग द विंटर्स? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एज वेल। इट इज अ प्लेजर टू बी विद यू पीपल। अच्छा, निहारी के बारे में तो बात हो रही है, उसको तो हम स्पेसिफाई करते ही हैं। ओवरऑल भी सर्दियों में जिस तरह बात कर रहे हैं कि पाए और हलवे और इस सब का भी कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं थोड़ा सा इसका बेसिस आपको एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली सर्दियों में हमारी बॉडी की कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। हमारे यहाँ पर ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये गलत फहमी है कि गर्मियों में हमारी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। नहीं, सर्दियों में हमारा जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, जो बॉडी की खाने को बर्न करने की मशीन है, वो तेज हो जाती है। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 1.5 रोटी सर्दियों में खाती हूं तो वो गर्मी की 1 रोटी के बराबर है। तो हाँ, आपकी बॉडी को, ये अल्लाह ताला की तरफ से डिफेंसिव मैकेनिज्म है, आपकी बॉडी को अपने आप को इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, जिसको आप थर्मोजेनेसिस कहते हैं, ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। फिर मैं आ जाती हूँ अपनी अगली बात की तरफ। हमने इसको कंफ्यूज कर दिया गलत खानों के साथ या उन खानों के साथ जिनकी कैलोरीज हमारे पास हेल्दी नहीं है। अभी जो कि बड़ा जबरदस्त आप लोग पैकेट चला रहे थे निहारी का, उसमें वो बता रहे थे कि वो आटे से उसको सारा सील किया जाता है। हमारे यहाँ पर जिस तरह निहारी बनती है, हमारे यहाँ पर भी मेरी वालदा तो जब भी बनाती है वो भी ट्रेडिशनल तरीके से पूरी रात जो है वो उसकी निहारी पकती है और हम लोग सालन में भी आटा डालते हैं। तो अब सोचे, आपकी एक और बात को मैं सेकंड करूंगी कि निहारी वाकई चिकन की नहीं होती। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन जो समझते हैं कि निहारी चिकन की है, मैं सब लेकिन निहारी चिकन की। ये निहारी के साथ मजाक है, ये आपके साथ मजाक है कि आपको कहा जाए कि निहारी बनी और आगे से चिकन निहारी आ जाए। लेकिन साहब मुझे बताइएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, जो ज्यादा सर्द जगहें होती हैं, जाहिर सी बात है बॉडी ने अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो थर्मोजेनेसिस का जहां आपने जिक्र किया कि खाना तेजी से, मेटाबॉलिज्म तेज होता है ताकि बॉडी अपने आप को उसी मखसूस टेम्परेचर पे रख सके। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जनरली जो लोग पाकिस्तान से बाहर मुकीम हमारा शो देख रहे हैं, सर्दियों में नाइट आवर्स बढ़ जाते हैं। जैसे अगर आप यूके को देखें, यूरोप को देखें, वहां 4 बजे 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी डिप्रेसिंग। लोग अपने आप को चेयर अप करने के लिए मीठा ज्यादा खाने लगते हैं, क्रेविंग ज्यादा होने लगती हैं, तो सर्दियों में हम वेट भी पुट ऑन कर लेते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? हाउ डू वी कीप अ चेक ऑन आवर क्रेविंग्स इन विंटर्स? एब्सोल्युटली, उस पर भी मैं इस तरफ आ रही हूँ। क्रेविंग पे चेक रखने के लिए तो सबसे अच्छा है कि आप रात को इतना जागे ही ना कि आप एक पिज्जा ऑर्डर कर सके। सो गो अर्ली टू बेड। चाहे सर्दियों चाहे गर्मियों, आपने रात को 9-10 बजे सो जाना है, ठीक है। एक और रीजन सर्दियों में क्रेविंग क्यों बढ़ती है, हमारा सनलाइट से एक्सपोजर कम हो जाता है। जब सनलाइट से एक्सपोजर कम होता है, हमें विटामिन डी कम मिलता है, और जब विटामिन डी कम मिलता है, मूड शाम को सर्दियों के वक्त जो ऑफ होता है, ये डिप्रेशन की निशानी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल जिन लोगों को डायग्नोस्टिक इससे होता है क्योंकि आपकी बॉडी को विटामिन डी कम मिल रहा होता है, तो आपने उसमें फूल नहीं करना खुद को। मोर ओवर, जब आप बीफ वगैरह खाते हैं, आपके पास हेल्दी फैट्स होते हैं और बैड फैट्स होते हैं। प्लीज अपने माइंड में रखें, माइंडफुल ईटिंग करें, सोच के खाएं। बीफ में आपके पास ठीक है, मॉडरेशन में कभी हफ्ते में 1 आध बार अच्छा है। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स बैड फैट होते हैं। ये वो फैट होते हैं जो आपके दिल की आर्टरीज को, जो लोग ऑलरेडी खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर, हार्ट
की डिजीज का शिकार है उसको क्लॉग कर सकते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर चेकअप, हाँ आपने अपनी बॉडी को गर्म करना है, आप हेल्दी फैट्स के थ्रू आप अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स आपके पास किस चीज में है? आपके पास नट्स में हेल्दी फैट्स हैं, आपके पास जितने भी आपके पास बादाम हो गए, अखरोट हो गए, पिस्ते हो गए, उसमें आपके पास हेल्दी फैट है। अगर आप गर्मियों में 8 से 10 बादाम खाते हैं, आप 13 से 14 बादाम सर्दियों में खा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सहर, इसके अलावा हॉट बेवरेजेस का भी जरा मेरे ख्याल में इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, यानी जहां अगर आप दिन में 1 या 2 प्याली चाय पीते थे, आपने ज्यादा चाय पीनी शुरू कर दी, कॉफी का दिल चाहता है। इसकी वजह से कैफीन इंटेक जब बढ़ता है, ना सिर्फ ये कि हमारी नींद उड़ जाती है, वो वाली बात तो साइड लाइन हो जाती है, क्रेविंग भी चले, उसमें मीठा भी है, गर्म भी है, तो आपका दिल चाह रहा है खाने का। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन बॉडी में हो रही है, जब आप चाय कॉफी ज्यादा लेंगे, योर बॉडी इज ऑल्सो गेटिंग डिहाइड्रेटेड, इसके बारे में क्या कहेंगी? जी, सर्दियों में डिहाइड्रेशन की एक और वजह यह भी है कि गर्मियों में आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, सर्दियों में आपको प्यास नहीं लगती है, लेकिन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो 10 से 12 ग्लास ऑफ पानी ही रहता है। तो अगेन जैसे आपने माइंडफुल ईटिंग करनी है, वैसे आपने माइंडफुल हाइड्रेशन भी करनी है कि आपने, चाहे आपको प्यास नहीं लगती है, यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको पानी पीना है, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो इसका आपने उससे जो है वो, और हाँ, जहां तक डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, अगर आप 2 कप ऑफ कैफीन लेते हैं दिन में, इट कैन नॉट डिहाइड्रेट यू, ठीक है, अनलेस आप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाते। बेवरेज अगर किसी का आपने इस्तेमाल ज्यादा करना है, आप ग्रीन टी का इस्तेमाल ज्यादा कर लें, इससे अच्छी तो कोई चीज नहीं है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, और जो ग्रीन टी होती है ना, वो आपकी बॉडी का ये डिफेंसिव मैकेनिज्म इसको जबरदस्त कर देती है, आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, मेटाबॉलिक रेट को ज्यादा कर देती है। तो थर्मोजेनेसिस मेंटेन जो है वो हम ग्रीन टी की वजह से कर लेते हैं, और फिर हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो कंज्यूम करने की जरूरत है। मौसम का फल जरूर खाएं, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स मिलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि गर्मी हो तो अगर मैंगोज आ रहे हैं, लोग बड़े उस पर परेशान हो जाते हैं कि भाई ये बड़ा मोटा कर देंगे या ज्यादा स्वीट होते हैं, लेकिन इसी तरह अगर आप सर्दियों के मौसम में देखें, ना सिर्फ आपको ड्राई फ्रूट्स नजर आएंगे बल्कि आपको सिट्रसी फ्रूट्स भी नजर आते हैं। इनका जूस के तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप इसको वैसे खाएंगे तो आपको फाइबर भी मिलेगा। सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि सर्दियों में हम सूप्स का इस्तेमाल भी बढ़ा देते हैं। अब आई पर्सनली थिंक सूप्स आर वेरी हेल्दी, लेकिन हम उसके अंदर जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल रहे हैं, खासतौर पर आप देखें मुख्तलिफ चिकन क्यूब्स डाली जा रही है, वेजिटेबल स्टॉक भी आर्टिफिशियल या प्री मेड कर रहे हैं। इसकी वजह से ये इन सूप्स में सॉल्ट या नमक का इंटेक बहुत ज्यादा है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? आर दे गुड फॉर अस और आर दे बैड फॉर अस? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको एक बात बताऊं, इसलिए कह रही हूँ बिकॉज फॉर समवन हु इज नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट थॉट। आपके पास जो सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस होता है, वो आपकी 2 दिन की सॉल्ट रिक्वायरमेंट को भी एक्सीड कर देते हैं। आप सोचें कि आपने जो 2 दिन में सॉल्ट लेना था पूरे दिन के खाने में, आपके 1 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस ने उसको एक्सीड कर दिया। तो जो सूप्स हम ले रहे हैं वो सूप्स हेल्दी नहीं है। हेल्दी आपके पास क्या है? मुर्गी की हड्डियों की यखनी या मटन की यखनी, क्योंकि उसमें आपके पास कॉन्ड्राइटिन और जेलेटिन होता है। उसके फवाइद पे इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अगर आपने सूप लेना है, आप देसी मुर्गी की हड्डियों की यखनी ले, मटन की यखनी ले, मुर्गी की यखनी ले, और उसमें आप जितने वेजिटेबल्स डाल सकते हैं 0 कैलोरी यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो आप डालें। और क्योंकि अगर आप ये सोया सॉस वगैरह या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या चिकन क्यूब्स की हम बात करें, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो प्लीज रिमेंबर सॉल्ट डिहाइड्रेट्स योर बॉडी। आप अपनी एक्सेसिव सॉल्ट, जरूरत से ज्यादा आप अपनी बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आपकी बॉडी में जितना ज्यादा सॉल्ट होगा, किडनी एज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, आपको यूरिनेशन पेशाब ज्यादा आएगा, आपकी बॉडी से सॉल्ट निकलेगा, आप एक्चुअली डिहाइड्रेट होंगे, गलत कार्ब्स भी लेंगे, सो दिस वुड नॉट बी हेल्दी। तो आप देसी मुर्गी की हड्डी की यखनी बनाएं, उसमें सब्जियां डालें, बेशक साथ स्वीट पोटैटो रखें, दे आर वेरी हेल्दी, और जरा पेट भी भर देते हैं और खाएं। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी सहर, जिन लोगों को ठंडा पानी पीने की आदत है, सर्दी हो या गर्मी, उनको पानी ठंडा पीना है, क्या ठंडे पानी पीने के वाकई नुकसानात हैं? क्योंकि अक्सर कहा जाता है रूम टेम्परेचर पे या फिर थोड़ा कोसा, जिसको हम कहते हैं ना, नीम गर्म पानी पीना चाहिए। आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? अच्छा, 2 बातें करूंगी। चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, सुबह उठ के खाली पेट सबसे पहले आपने ठंडे यख पानी का ग्लास पीना होता है। क्यों? ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, अक्सर मेरे पेशेंट्स हैरान हो जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो आपका जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है उसको 30% इंक्रीज कर देता है। यू आर मोटिवेटेड, एक्टिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उसके बाद दूसरी बात, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपने पूरा दिन नीम गर्म पानी पीना है। ठंडे पानी का ग्लास सिर्फ सुबह निहार पेट होता है, उसके बाद पूरा दिन नीम गर्म पानी होता है, और वो खाने के बीच या खाने के बाद नहीं, खाने से 20 मिनट पहले होता है।
कुछ लोग खाने के फौरन पहले भी लेते हैं, फौरन पहले भी नहीं लेते, वो आपके खाने के हाजमे के साथ इंटरफेयर करता है। खाने से 20 मिनट पहले पानी का ग्लास लेना होता है। अकॉर्डिंगली अपने पानी के 10 से 12 ग्लासेस को दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया साहर हमारे साथ होने के लिए। आपको दोबारा भी हम तकलीफ देंगे बिकॉज ये बड़ी मुफीद टिप्स थी। अपने सेहत का अगर ख्याल रखें तो विंटर बड़ा बेहतरीन वक्त है अपने आप को मजीद हेल्दी करने का, अपनी वेलनेस और वेलबींग की तरफ जरा नजरसानी करने का। अच्छी हैबिट्स अगर आप करेंगे तो रंगत भी अच्छी हो जाएगी, वेट भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर लोग वेट कॉन्शियस भी होते हैं। विंटर्स में जब स्वेटर्स पहनते हैं तो जो बेचारा वैसे दुबला पतला शख्स लग रहा होता है वो भी बड़ी भारी भरकम लगने लगता है। सो थैंक यू वेरी मच साहर फॉर बीइंग हियर विद अस। छोटा सा जी वापस आएंगे और मजीद बातें भी करेंगे। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है जिसमें हमने स्किन के बारे में भी बात करनी है एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट ख्वाब किस तरह हकीकत बनते हैं या इनका वाकई ताल्लुक होता है या ये सिर्फ हमारे वसवसे हैं। इस पर बात करेंगे एक थोड़ी देर में। अभी लेते एक छोटा सा वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बहुत सारी हमारे पास रिक्वेस्ट आई और लोगों ने क्वेश्चन लिख के भेजे कि मौसम की तब्दीली में सिद्रा आप सेहत की बात तो करती हैं, जरा हमारी अपीयरेंस का भी जिक्र कर लिया करें, क्योंकि जो लोग पूरा साल अगर मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं लगाते उनकी स्किन को भी सर्दियों में ज़रूरत पड़ती है। और पहले इसी वक्त आसार आने शुरू होते हैं कि स्किन में आपको खिंचाव महसूस होगा। अगर पूरा महीना हफ्ता आप पानी नहीं पीते तो वो डिहाइड्रेशन भी आपको फील होगी। और किया क्या जा सकता है? कई लोगों का बड़ा जेन्युइन मसला है कि अगर वो मॉइस्चराइजर या कोई कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो फिर स्किन ब्रेकआउट कर जाती है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम बशीर। उनसे जानते हैं कि हर स्किन टाइप और हर एज ब्रैकेट में लोग विंटर्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताइए, मैंने सही कहा ना, पूरे साल जो लोग क्रीम नहीं लगाते अब आ गया मजबूर होते हैं। अच्छा वैसे वो एक मैं आपको बताऊं, नॉर्मली क्या हो गया कि लोग बड़े थोड़ा सा लड़कियां तो होती हैं, नेचर है उनकी, मर्द भी थोड़े से ओवर कॉन्शियस हो गए, थोड़े ज्यादा हो गए। अच्छा पहले मैंने वाकई आपसे कह रहे अपने कजिन्स को, अपने फादर को कभी कोल्ड क्रीम या फेस क्रीम्स, फेस वॉश उसके बारे में पर्टिकुलर होता नहीं देखा। अब नई जनरेशन, कभी आप सुपरमार्केट में जाएं उनका वेरिएंट अलग होता है। आदमियों को अपनी स्किन टाइप पता होती है। आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नॉर्मली बैठे होते हैं कि अगर आप उनको कहेंगे जी आपकी कॉम्बिनेशन स्किन नहीं, कैसे कॉम्बिनेशन है, मतलब उस पर बड़ा वो एक बहस करते हैं। ये अच्छी बात भी है, अच्छी बात भी है, पता होना चाहिए, मेरे ख्याल है अच्छी बात है। मगर थोड़ा देखिए, एक आप हर चीज जो आप बहुत ज्यादा अगर आप करते हैं ना, आपकी इंटेंसिटी बहुत शदीद होती है तो साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। आपको नॉर्मली उसको बड़ा रिलैक्स होकर रहना चाहिए। मगर खैर मौसम बहुत चेंज होता है और कराची में तो ये स्पेशली होता है कि क्वेटा की हवाएं जब आती हैं सितंबर अक्टूबर में बहुत ड्राइनेस होती है, बहुत फ्लेकी। और खासतौर पे खवातीन का एक बड़ा इशू होता है कि जब वो साबुन पानी का काम करती हैं, बच्चों की नैपीज चेंज कर रही हैं या बर्तन धो के आती हैं तो उनके बड़े दिन में अगर आप 5 दफा वुजू ही कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन, हाथ पैर ड्राई होने लगते हैं। तो अच्छा क्या रेकमेंड करेंगे? एज सून एज आई वॉश माई हैंड्स मुझे कोई हल्का फुल्का मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। और वाटर बेस्ड हो। देखिए ऑयल बेस्ड आप बिल्कुल ना ट्राई करें क्योंकि वो बहुत क्रीमी होता है। डेफिनेटली अगर आपको कोई डिजीज है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, आपकी बहुत सारी खवातीन की एड़ियां बहुत हील्स बुरी तरह क्रैकी होती हैं, उन पे आप ऑयल बेस जरूर लगाते हैं। और प्लीज खुदा के वास्ते उसको पूरा फटने का, क्रैक होने का इंतजार ना करें। जरा सी जब शुरू होता है मामला तभी कर लें, ख्याल करें, तभी कर। हाँ बिल्कुल, बेचारी खवातीन बहुत सारी बिल्कुल स्किन जब फट जाती है, बड़ी क्रैकी होती है, तब ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होती है, बड़ा पेनफुल हो जाता है और सेकेंडरी उसमें इन्फेक्शंस आ जाते हैं, तब आती हैं। अच्छा मगर जब ये मौसम शुरू होता है, एक तो बहुत अच्छे 2-3 साबुन है जो बड़े क्रीमी होते हैं, हमें नाम सुना हुआ है, जो वो कहते हैं केमिकल्स नहीं है, जरासीम इतना नहीं, कहते हैं आधा या 1/3 क्रीम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसी से बेदिंग होगी, उसी से नहाएंगे आप, उससे बॉडी वॉश करेंगे। फेस वॉश तो अब आप कहते हैं कि साबुन से करें तो लोग बिल्कुल अग्री नहीं करते। अच्छा मुझे बताया कि ये हो सकता है लाइफ हैक हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इसको वाउच करते हुए, इसको टोटका भी आप कह सकते हैं कि अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहते और आप जैसे बकेट से शावर यानी बॉडी वॉश ले रहे हैं तो आखिर में 2 या 3 कतरे किसी अच्छे बॉडी ऑयल के डाल लें, ऑलिव ऑयल डाल लें या कोकोनट ऑयल उसमें डाल लें, और लास्ट रिंस अगर आप उससे ले लेते हैं तो वो पूरी खुश्की, जो बॉडी की खुश्की है, उसका एहसास नहीं होता है। बहुत सही रेमेडी है ये, बहुत अच्छा है। मैं लोगों को वैसे भी कहता हूँ कि अगर आप स्वीट आमंड ऑयल, मीठे बादाम का तेल, ये ऑयल ऑफ केट भी मिलता है, ठीक है, अगर आप वो ऐड कर लें बकेट में, अगर आप नहा रहे हैं तो उससे बेदिंग फाइनल रिंस आप बिल्कुल, तो आप बिल्कुल आपकी बॉडी स्टिकी भी नहीं होगी, बड़ी बैलेंस्ड स्किन होगी। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज बच्चे क्रीम
नहीं लगवाते। बच्चे, हाँ बच्चों को आप देखिए बहुत ज्यादा इशू होता है अराउंड द लिप्स, बहुत ज्यादा स्किन क्रैकी, वो आपके लिप्स पट रहे होते हैं, वो लिप लिकिंग की उनको बहुत आदत होती है, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है अच्छी चैपस्टिक्स आप यूज करें। अच्छा, पूरी बॉडी को अगर आप ड्राइनेस फ्लेकीनेस खत्म नहीं करते तो इसमें इन्फेक्शन होने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल फट सी जाती है, इसके अंदर क्रैकी हो जाती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो मॉइस्चराइज करें, स्किन फूड मिलता है। अच्छा, खाने का भी बड़ा रोल है। सही। कि अगर आपकी डाइट में थोड़े से मैं यही पूछना चाह रही थी कि उसमें खाने में या खाने की चीजों में रोगन होना बहुत जरूरी है। एक तो हम समझते हैं कि हमारी स्किन अगर खुश्क हो रही है, ड्राई हो रही है, तो सिर्फ नमी की कमी है, यानी आप डिहाइड्रेटेड हैं। बट एक होता है ना कि एक आपकी प्लम हेल्दी स्किन, एक ग्लो जो आता है आपका। बिल्कुल, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्रा, देखिए हैंडफुल का मतलब ये नहीं है, ठीक है, बड़ी वाली। हाँ, ये आराम से इसमें थोड़े से पिस्ता, बादाम, किशमिश, थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करके अगर आप ये लें तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपकी स्किन को बड़ा हेल्दी रखते हैं, नेचुरली रोगन होगा उसके अंदर ये। और सेकंड चीज ये कि जब भी आप खाना खाते हैं, अगर आप सैलेड लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग कर दें। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत तली हुई चीजें खाएं, बहुत फ्राइड चीजें खाएं, फिश का इस्तेमाल वैसे ही बढ़ जाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी गाड़ी को तेल पानी दोनों रिक्वायर्ड होता है, तो पानी तो आप डाल रहे हैं, तेल भी आपको डालना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए कि एज वाइज कई लोग कहते हैं कि व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो मैं बड़ा कोई भी अगर वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करती थी, इट वाज फाइन। जैसे जैसे एज बढ़ती है, क्या आपको ज्यादा डीपर मॉइस्चराइजिंग की जरूरत होती है? मिसाल के तौर पे यानी जैसे आप 30s और 40s में होते हैं, आपकी फाउंडेशन भी ऑयल बेस्ड हो जाती है। पीपल लाइक अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजर इन दैट बिकॉज़ स्किन नेचुरली ड्राई है। तो सर्दियों में भी यही करें? देखिए डेफिनेटली जब आप थोड़ा सा एडवांसमेंट होती है एज में, तो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं, कि टीनेजर्स में देखें कितनी स्टिकी स्किन होती है, आपकी एक्नी बहुत निकलती है। जब आप थोड़ा बड़े होते हैं, डेफिनेटली स्किन बहुत ड्राइड अप होना शुरू होती है, कुछ लोगों की ज्यादा होती है, क्योंकि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी, अगर थायराइड का इश्यूज हैं आपको, या थोड़ा सा आपके अंदर कोई किडनी हार्मोन्स का है, किडनी सही काम नहीं कर रही, डेफिनेटली तो आप बहुत ही आपकी क्रैकी डिहाइड्रेट स्किन होगी। जब आप बड़े हो जाते हैं, डेफिनेटली एडवांसमेंट के साथ, तो थोड़ा ऑयल बेस्ड क्रीम्स होंगी, लोशन होगी, मगर वो भी इतना स्टिकी नहीं हो कि आपके पोर्स को क्लॉग कर दे, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम जेली जो आपको हाथों, पैरों, बॉडी पे लगानी है, वो लोग चेहरे पे लगाते हैं। चेहरे पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी आप एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, एक्जिमा हो गया, एटोपिक एक्जिमा है, उसमें आप लगाते। लोगों को मैंने देखा पेट्रोलियम जेली, खवातीन बेचारी, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी मीलिया एक डिजीज, एक प्रॉब्लम होती है जो व्हाइट हेड्स की तरह होती है, जैसे एक मिलेट लाइक सीड्स होते हैं यहाँ, यानी आपके छोटे छोटे दाने या आप एक ब्रेकआउट उसको समझ सकते हैं। बेसिकली आपके जो स्किन के ये पोर्स होते हैं, ये क्लॉग हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब आपको, और इसको आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई फेस ऑयल इस्तेमाल करते हैं, सीरम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम जेली तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सीरम से भी आपको ब्रेकआउट हो रहा है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अच्छा, और एक एवरीडे ना लगाएं, एक दिन छोड़ के लगाएं। अच्छा, रात को आप, एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, लोग मतलब बिल्कुल मुझे लगता है सही नहीं है, लोग कहते हैं जी अगर आप पूरी रात को जो क्रीम वो लगा के सोना सही नहीं है, ये जैसे तेल को कहते हैं, ठीक है। ओवरनाइट तो आपको जरूर लगानी है। जब आप रात को सो रहे होते, एक और कुछ भी ना करें, ह्यूमिडिफायर आपके कमरे में नहीं है तो एक बड़ा बोल जिसमें पानी आप भर के कमरे में कॉर्नर में रख दें, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे आपके पूरा कमरा एक बड़ा अच्छा हेल्दी से रहेगा। और सेकंड चीज, आप मॉइस्चराइजिंग लोशन आप क्या करें, उसका बड़ा अच्छा तरीका है, आप जो भी लोशन लें उससे पहले आप एक रोज वाटर का स्प्रे कर दें, फिर आप लगा, एक फिल्म डेवलप हो जाएगी, फिर आप लगा के जहां फ्लेकी एरियाज, फोरहेड पे हो रहा है, आपके अराउंड द एयर्स हो रहा है, ये नेजोलेबियल फोल्ड है यहाँ पे हो रहा है, आप लगाएं तो बिल्कुल ड्राइनेस, फ्लेकीनेस नहीं होती। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या करते हैं, सुबह को जो कोई भी लोशन है उसको उतारने के लिए रगड़ते हैं और ऐसे सोप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं जी इससे जरासीम मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी स्किन बेचारी आपको चीख के उस वक्त कहती है। अच्छा, कुछ सवालात आए हैं, उसको ले लेते हैं। गर्मी के मौसम में जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो यकीनन आपने सनब्लॉक लगाया हुआ होता है, आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, और अगर आपके शेड्स यानी अगर आपके डिस्कलर हो भी जाए स्किन तो समझ आती है धूप बहुत तेज है। लोग सबसे पहले जो चीज करते हैं सर्दियों में, वो सन ब्लॉक को
डिच कर देते हैं। और अगर आपकी फेस पे डिस्कलरेशन हो रही है, उनको समझ नहीं आता, कहते हैं धूप सेकना तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ये क्या हो गया। और इसके अलावा भी वजूहात हैं डिस्कलर होने की स्किन के सर्दियों में। बिल्कुल, देखिए एक तो बड़ी ड्राइनेस से भी आपकी रंगत थोड़ी सी ड्राइनेस की वजह से भी ढल जाती है। अच्छा, अगर आपको सन लेना बड़ा जरूरी है, 1 मिनट के लिए भी अगर सूरज मिल जाते हैं, कहते हैं जी वो तो हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी, तो वो बड़ा गलत है। आपकी स्किन फूड में डल हो रहा है सर्दियों में, तो उसकी वजह यह है कि आपने ऐसा मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाया जो केमिकल्स बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, केमिकल देखिए एक हमारे यहाँ 1-2-3 चीजें, लोगों को 1-2-3 चीजें एक नॉलेज नहीं होती। एक तो लोग पता है कि समझते हैं कि जो भी आप क्रीम लगा रहे हैं, चाहे आपकी बॉडी की फ्रेंडली भी है, उसमें केमिकल्स हैं। भाई केमिकल रिएक्शन तो है ही ना, आप पानी में भी H2O है, कोई केमिकल रिएक्शन है जो आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जो लेकिन व्हाट यू आर रेफरिंग टू इज हार्मफुल केमिकल्स, उसमें आपको जरूरत है कि आप देखें कि व्हाट इज इनसाइड इट। सल्फर, अक्सर लोग कह रहे हैं कि जो सो कॉल्ड व्हाइटनिंग क्रीम्स होती थी उसमें है। बहुत सारी क्रीम्स आपको ये कह के बेची जाती हैं कि इसमें व्हाइटनिंग एजेंट भी है और साथ साथ मॉइस्चराइजिंग भी। आपकी मर्जी है जी वो इस्तेमाल करें, लेकिन नो द रिस्क दैट यू आर टेकिंग फॉर ऑल ऑफ इट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हमने एज की बात कर ली, हमने मुख्तलिफ टाइप्स की बात कर ली, स्किन टाइप यानी अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और ऑयली है, तो कई लोगों का ख्याल होता है मुझे तो सर्दियों में मॉइस्चराइजिंग की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक तो डिपेंड करता है आपकी जीन्स पे, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की बड़ी प्रॉब्लमैटिक स्किन होती है, ठीक है, होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की एक्नी होती है, यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर, वो कहते हैं जी सर्दियों में हम तो मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी एक्नी और फ्लेयर अप हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपको एक्नी खराब होती है, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राइड अप है तो उसमें क्या होता है, इरिटेशन होती है और आप नेचुरली इसको पिक करते हैं दानों को, तो आपके जो पिट्स नजर आते हैं, तो खास तौर पे सर्दी के मौसम में जो एक्नी लोगों की बढ़ती है उसको दबाते हैं लोग, उससे जो खड्डे नजर आते हैं एक्नी के, तो आप क्या करें, अपना कोई अच्छा सा आप डेफिनेटली व्हाइटनिंग आपको लगता है कि ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर विटामिन सी एक्सट्रैक्ट है, वो आप ऐसे लोशंस लगाएं मगर वो वाटर बेस्ड हो, ठीक है, और या बेबी ऑयल उसके अंदर। सही। खुरम, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये आया है कि जिनको ऑलरेडी जिनकी स्किन एक्नी प्रोन है, वो वैसे तो सर्दियों का इंतजार कर रहे होते हैं ये सोचकर कि जी ड्राइनेस आएगी तो मेरे एक्नी खुद ब खुद सही हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और एक्नी की जितनी मेडिकेशन है वो इतनी हार्श है, इतनी सुपर ड्राइंग है कि आप उसको सर्दियों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेचारे जिनकी एक्नी या ब्रेकआउट प्रोन स्किन है वो क्या करें सर्दियों में? अच्छा, एक तो सिद्रा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लोग समझते हैं कि हम जितना ड्राई करेंगे ना उतना एक्नी जाएगी, और जैसे बहुत सारी कॉम्बिनेशंस हैं, रेटिनॉइड्स हैं, ठीक है, आइसोट्रेटिनोइन है, बड़ी अच्छी चीज है, मगर एक लिमिटेड आप टाइम के लिए यूज करते हैं। अच्छा, उससे होता क्या है कि वो लोग समझते हैं, मैंने अक्सर देखा लड़कियां जैसे रोकिटेन है, बहुत अच्छी मेडिकेशन है और फॉर द टाइमिंग डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं पूरी आपकी हिस्ट्री लेके। अच्छा, लड़कियां ये समझती है इससे शायद हम गोरे भी हो जाएंगे, तो वो एक हमारे यहाँ बड़ा क्रेज है ना, तो वो उनको रिक्वायरमेंट नहीं भी होती। कहते मैंने पहले खाई थी, एक्नी तो गई थी, मेरा रंग गोरा हो गया था, तो वो उसको खाती रहती हैं। उससे क्या होता है, आपके तमाम हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है, जब आपको डॉक्टर ने नहीं। अच्छा, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो दवा आपको जितने प्रिस्क्राइब टाइम के लिए जितने टाइम के लिए दी उतनी करनी है, ठीक है। अच्छा, डोजेज में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। अच्छा, और समटाइम्स ये होता है उसमें बड़ा केयरफुल रहते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो टाइमिंग्स हम मैच करते हैं, उस दौरान आप यूज नहीं करते, तो खवातीन लड़कियों को ये पता भी नहीं होता है और वो खुद ब खुद वो ओवर द काउंटर। कह रहे हैं कि ओरल जो इतनी मेडिसिन है उस पर तो एहतियात करें। एनीथिंग एल्स जो टॉपिकली कर सकें सर्दियों में अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप छोड़ दें जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, ड्राइंग करने वाले जो कुछ करें आप, ठीक है। अगर आप क्या करें, अपने डॉक्टर से कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन ले लें, फर्क पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आप क्या करें, घर के अंदर आपके डेफिनेटली कोकोनट ऑयल तो होगा, ठीक है, कोकोनट ऑयल होगा, ग्लिसरीन होगा, और बाजार से बड़ी जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूँ, ऑयल ऑफ केट, ठीक है, तीनों को मिक्स करके पूरी बॉडी पे लगाएं, हर एक को ये सूट करता है। तो यानी इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। थैंक यू सो मच खुर्रम फॉर बीइंग हियर विद अस। इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर पीपल जो अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं सर्दियों में भी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल दोस्त जो इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आज सुबह खाने की मेज़ पे जो बात हो रही थी नाश्ता करते हुए, उसमें जिक्र आया ख्वाबों का। कई लोग ख्वाब में डर जाते हैं, अच्छा बुरा ख्वाब डिस्कस करते हैं। बड़ा अहम होता है जी उसके बारे में ये सोचना कि ये ख्वाब वाकई हमारे अपने वसवसे थे, रात को कोई परेशानी, किसी एक ख़ास फेज से आप ज़िंदगी के गुजर रहे हैं तभी आपको ख्वाब नज़र आया। कुछ लोग इसको निशानी भी मानते हैं कि कोई इशारा हुआ है, ये हमें सिक्स सेंस हमारी ये बता रही है। अब सवाल ये है
है कि आप इन ख्वाबों पे कितना यकीन रखते हैं। कोई बुरा ख्वाब देखते हैं तो क्या करते हैं, कोई सच्चा ख्वाब अगर हो जाता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि भाई ये बात का इशारा तो मुझे ख्वाब में हो चुका था और अब ये हकीकत बन के मेरे सामने। आज हमने सोचा इस पे बात क्यों ना की जाए। आपकी कॉल्स भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन लिया इस बारे में। लोगों से पूछा कि आजकल ख्वाबों में क्या दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि एकदम से आप देख रहे हैं कि आटे की कीमत बहुत कम हो गई है, पेट्रोल की कीमत बहुत कम हो गई है, एक महल आपको मिल गया है। आइए देखते हैं लोगों ने क्या कहा। ख्वाबों की उसमें क्वालिटी है कि सुबह के वक्त ख्वाब आता है कि वो सच्चाई के अंदर है या नहीं है। तो उस वक्त जो ख्वाब आते हैं आपको, अगर नमाज पढ़ के सोते हैं तो वो सच्चे ख्वाब होते हैं। डरावने ख्वाब होते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे साथ तो खैर ज़्यादा ही होते हैं। मैं ख्वाब देख रहा था, लेकिन ख्वाब में मैंने अपने बेटे की टांगें पकड़ी हुई थी और मेरी वाइफ मुझसे मेरे बेटे को छीन रही है और मैं बोलूँ क्या कहते हैं, नहीं ये जिन लेके जा रहा है बेटे को, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। और आंख खुली तो वाकई मेरे हाथ मेरे बेटे के पाँवों पे थे। सोते वक्त जो कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो हमें ख्वाब भी बिल्कुल उसी नौयत के ही आते हैं। जो ख्वाबों का फलसफा है, जो ज्यादातर कहा जाता है इसके बारे में, जो जिस तरह के मुझे ख्वाब आते हैं वो मिक्स आते हैं। अगर आप अच्छे मूड में होते हैं तो ख्वाब भी आपको अच्छे ही आएंगे। अगर आप सैड मूड में सोएंगे या आप दिन भर की जो टेंशन वगैरह होगी वो लेकर सोएंगे तो ख्वाब भी आपको बिल्कुल वैसे ही आएंगे। जो ख्वाब होते हैं कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपको याद भी रह जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आप दिन में किसी से तस्करा ना करें तो थोड़े दिन के बाद वो आपकी मेमोरी से फ्रेश भी हो जाते हैं। ख्वाबों का तो कोई वो नहीं है, कभी कुछ आ गया कभी कुछ। जो रात में ध्यान में था वही दिन ख्वाब में आ गया। कभी गाड़ी भी मिल जाती है, कभी इनाम निकल आता है, कभी कुछ हो जाता है। कभी उम्रे पे भी एक दफ़ा हज उम्रा भी नजर आया है कि यार खाने का वहाँ पहुँच गए। शब कद्र वाले दिन में कुरान पढ़ के ना सो गया, तो मेरे को बाकायदा ऐसे उठाया, उसका मुंह मेरे मुंह पे इतना करीब था कि मैं उसको पहचान नहीं सका। मैं डर गया एकदम ना। फिर मैं उठ के वजू किया और अपना नमाज पढ़ने लग गया। रोज़ तो नहीं आते, कभी कभी होता है। कोई नज़र आ गया तो उस पर अकीदा नहीं है कि ये नज़र आ गया तो वो होगा। अब अच्छा भी है बुरा भी है, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, यानी कि दिमाग पे लेते नहीं उस बात को। मेरी सिस्टर के साथ ऐसा ही होता है कि अक्सर वो ख्वाब देखती है और वो ख्वाब उसी दिन या दूसरे दिन पूरा हो जाता है। उसने देखा एक दफ़ा कि ना मेरे बेटे का एक्सीडेंट होगा, तो उसने मुझे वार्न करा कि इसकी एहतियात करना, लेकिन 2 दिन बाद मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जी जनाब, आप देख सकते हैं। अब इसको मदर्स हंच भी आप कह सकते हैं। कई का ख्याल होता है कि वाकई ख्वाब अगर देखा जाए और अगर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर है, अगर अल्लाह ताला से कुर्बत है, साफ़ सफाई का आप ख्याल रखते हैं, तमाम बाकी अहकामात की पाबंदी करते हैं, अल्लाह के प्यारे जो लोग थे उनको ज़रूर सच्चे ख्वाब दिखाई देते थे। कई लोग ख्वाबों की ताबीर भी लोगों से पूछते हैं, जो वली अल्लाह होते हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले, ज़्यादा अल्लाह की कुर्बत जिन्होंने इख्तियार की भी होती है, उनसे पूछा जाता है। लेकिन हम जैसे आम लोग क्या वाकई ये हमारे जहन का फतूर है? साइकोलॉजिकल हमें इतने स्ट्रेसेस हैं, इतने हम विजुअल हुए हुए हैं, हमें नहीं पता कि हम सबकॉन्शियसली अपने जहन में क्या कुछ स्टोर कर रहे हैं। इज़ दैट व्हाट कम्स ट्रू? इस पर बात करेंगे जी। सप्रेस्ड मेमोरीज भी होती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बचपन में कभी हुई होती हैं, तभी आपको ऐसा लगता है कि वो ख्वाब है, लेकिन रिकरिंग ख्वाब्स भी होते हैं। अब ज़रा इस पर बात करने के लिए हमारा जो आज ज़बरदस्त पैनल है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, जो कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद है यहाँ पे। इमरान भाई, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ, अभी भी वॉक्स पॉप में लोगों ने कहा कि जी जो जहन में होता है, जो ख्यालात गर्दिश कर रहे होते हैं, शायद वही दिखाई दे देते हैं। आप इस पर बिलीव करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट? देखिए, एक इंसान को एक सेकंड में 2 से 3 ख्याल आते हैं जी। दिन में 70 से 90 हज़ार ख्यालात आते हैं। यही वो ख्यालात हैं जो उसका डेटा बनता है, और ये डेटा जब से बनना शुरू होता है, जब वो 4 माह का माँ के पेट में होता है और रूह फूकी जाती है। हर शख्स को ख्वाब आता है, हर शख्स को साइंटिफिकली प्रूवन ख्वाब आता है। बहुत कम लोगों को याद रहता है। ख्वाब सबको आता है। ख्वाब इसलिए सबको याद आता है कि ये जो 70 से 90 हज़ार ख्यालात सारे दिन में आए हैं, ये रात को सोने का जो टाइम है और स्लीप साइकिल के बीच में ये फिर रिपीट होता है, और सारी बॉडी इसको रिलीव करती है, और ये फिर रिसाइकिल बिन के अंदर चला जाता है, और उसके बाद सुबह वो बंदा एक को फ्रेश जो है वो उठता है। उसके अंदर जिस जगह पे उसकी स्लीप डीप नहीं होती, वहाँ पे वो जब ट्रिगर कर जाता है और वो कॉन्शियस स्टेट के अंदर आ जाता है, लाइट कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है, तो उसको कहता है कि वो ख्वाब है, और वही ख्वाब जो है वो उसको बता रहा होता है। आप नोट कर लीजिए, चाहे ये वॉकथॉन देख लीजिए या और जितने भी सोचेंगे, जिससे कहेंगे मैंने रात को ख्वाब में देखा कि मेरा गला खुश्क है, और मेरी आँख खुली और मेरा गला खुश्क था। मैंने रात को ख्वाब के अंदर देखा था मैं डर के उठ गया और मेरा सारा जिस्म पसीनों में था। मैंने रात को ख्वाब के अंदर देखा कि मेरे सीने पे कोई भारी चीज़ है और मैं उठा तो मैं फ्रीज हो गया, मेरे सीने पे कुछ रखा हुआ महसूस हो रहा था। इसका मतलब है कि स्लीप पैरालिसिस जो एडवांस स्टेज होती है इसकी। तो पॉइंट ये है कि हम क्योंकि बॉडी रिलीफ कर रही होती है,
हमारी जो डीप स्लीप होती है, हम सो रहे होते हैं, हमें मालूम नहीं होता, लेकिन ब्रेन फ्रीक्वेंसी उसको रन कर रही होती है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, इसको मैं दीनी और शरई तौर पे भी समझना चाहूँगी। नूर भाई, क्या समझते हैं ये जो यानी शरीयतन और दीनी उलूम के मुताबिक नींद क्या है, यानी उस वक्त हमारी रूह के साथ, हमारे साथ क्या मामलात होते हैं? क्या हम किसी और एक स्टेट में होते हैं, अल्लाह ताला हमें कोई वाकई इशारे दे रहा होता है, रूह कहीं परवाज करती है, रूह कहीं घूम फिर के आती है? एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू अस? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत, हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नींद के हवाले से सवाल किया आपने और ख्वाब के हवाले से किया। याद रखिएगा, शरीयत मुतहरा ने हर एक ज़िंदगी के हर शोबेजात पर बात की है और ख्वाब के हवाले से भी, नींद के हवाले से भी बात की है। ख्वाब को जब अरबी में आप तर्जुमा करें तो वो चीज़ जो नींद में दिखाई दे उसको ख्वाब कहते हैं। ख्वाब की 3 इक़साम, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें उसकी 3 इक़साम बयान की है। सबसे पहला जो ख्वाब है वो है रहमानी ख्वाब, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से दिल में डालना, एतक़ाद को डालना, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से डालना। और जो जितने सच्चे, हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी ज़माने के अंदर जो सच्चे होंगे, जो पॉजिटिव होंगे, उनको उतने ही सच्चे ख्वाब दिखाए जाएंगे। मुस्तक़बिल के उसमें इशारात होंगे, ठीक है। कुछ लोगों को तंबीह की जाएगा और कुछ लोगों के हादसात के हवाले से बात की जाएगी। कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला से राब्ता उसको मजबूत करने की निशानदेही की जाएगी। इसी तरह शैतानी ख्वाब से एक नबी इस्लाम के पास सहाबी आते हैं दौड़ते हुए और कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा सर काट दिया। नबी इस्लाम ने थोड़ा सा उनको तंबीह किया, कहा कि जब इस तरह के ख्वाब है तो किसी को बताना नहीं, ये शैतान की तरफ से। और जब तुम इस तरह के ख्वाब देखो, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम्हें गमज़दा कर दे, तुम्हें खौफज़दा कर दे, तो तुम उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ इस्तिग़फ़ार करो। तीसरा ख्वाब जो होता है वो नफसानी होता है, जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हम स्ट्रेस की कैफियत में होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो हमें दिख रही होती हैं। तो रहमानी ख्वाब है, हमें देखना होगा हम सच्चे हैं, हम झूठे हैं, हमारी क्या मामलात हैं। आपकी बात से मैं ये समझ पाई हूँ कि अगर जो तीनों स्टेट्स आपने बयान की, ये हमारी अपनी एवोल्यूशन पे है कि हम स्पिरिचुअली कहाँ स्टैंड करते हैं, तो उस तरह का ख्वाब आपको नजर आता है। अगर आप बड़े बेसिक सर्वाइवल मोड पे हैं, सिर्फ अपने आटे दीनी चाल, आपको सिर्फ ये है कि जी मेरी सैलरी कितनी है, और दीनी मामलात में आप गॉसिप भी कर रहे हैं, आप गीबत भी कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है सिर्फ नफसानी ख्वाब ही नजर आए, फिर आप उन्हीं मामलात में घूमते रहेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे? मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से जी। मुझे ये पूछना था कि मुझे जो ख्वाब आते हैं वो कुछ टाइम में सच हो जाते हैं, वो ऐसा क्यों होता है? और कोई एग्जांपल देना चाहेंगे किसी ख्वाब की जो सच हो गया हो? जैसे मैंने 6 महीने पहले देखा था कि मैं बाइक लेने वाला हूँ और 6 महीने बाद वो सच हो गया सपना। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अली कॉल करने के लिए। आपके पास अगर लेके आऊँ इसको, इमरान भाई किस तरह देखते? कोई शख्स ये क्लेम करे कि मैं ख्वाब जो देखता हूँ वो सब सच हो जाते हैं, अच्छी बात में तो बिल्कुल सही है, लेकिन खुदा ना खासा कोई ऐसा अफसोसनाक वाकया देख लें तो इंसान के दिल में डर बैठ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि ये दारुल असबाब है, दारुल अमल की दुनिया है, हवास की दुनिया है, इसलिए हम उस पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते हैं। और बहन, मैं अगर सारा दिन बैठ के ये सोचता रहूँगा कि मुझे ये मिलेगा, इसी का प्लान करूँगा, उसी को देखूँगा, उसी को सोचूंगा, कानून कशिश भी मुझे सिर्फ वही कोई जो है वो दिखा रही होगी, उसी तरफ मैं जा रहा हूँगा, तो 6 महीने तो बहुत टाइम से पहले मुझे खरीद लेनी चाहिए थी मोटरसाइकिल इससे पहले ही जो है वो आ जानी चाहिए थी। जो चीज़ मेरे हवासों पर तारी है, जिसको मैं सारा दिन देख रहा हूँ, उसी के रेफरेंसेज मैं देख रहा हूँ, उसी को जो है वो रात को भी मैं इस्तेमाल करता हुआ देख रहा हूँ, तो मैनिफेस्ट हो ही जानी है, उसने मैनिफेस्ट हो ही जानी है। 2 चीजें जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, माओ को अक्सर ख्वाब आते हैं अपने बच्चे के हवाले से, तो एक कनेक्शन तो होता है ऑफ कोर्स। अगर बच्चे पे कोई आफत आने वाली है, कोई उसके साथ अच्छा मामला भी होने वाला है, तो कहा जाता है कि माँ को ख्वाब में इशारे में पहले, तो इसमें कितनी सदाकत है। दूसरा ये कि जो लोग बुजुर्गी की एज में चले जाते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनको अक्सर बीमारी या फिर मौत से रिलेटेड ख्वाब आते हैं। क्या ये उनका अपना खौफ और वसवसा है? इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
देखें ना, अब कुछ बातों का खास रिएक्शन होता है घर में, ये सब लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पे अगर घर का कोई बुजुर्ग ये कहने लगे कि जी मुझे ख्वाब में आया है कि मेरी मौत वाक़ई हो गई है, मैं इंतकाल करने वाला हूँ, तो उसको पता होता है कि उसके बच्चे, उसकी स्पाउस किस तरह रिएक्ट करेंगे। क्या कभी कभार हम ये वैलिडेशन ढूंढ रहे होते हैं या वाकई इसमें कोई हकीकत होती है? आप जितने बुजुर्गों से बात कर लें, वो कभी ना कभी ये बात ज़रूर कहेंगे कि उनको इशारतन या ख्वाब में उन्होंने अपनी मौत को देखा है। कैसे देखते हैं इमरान भाई इस वाक़ये को या इस तरह के बयान को? मेजॉरिटी ऑफ द घरों में पाकिस्तान के आज भी ये देखता हूँ कि अम्मा अब्बा थोड़े से ज़ईफ़ हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर देते हैं। दादा दादी को तो मैंने कभी साथ सोते हुए देखा नहीं अपनी ज़िंदगी में किसी भी घर में। तो आपने तो उनको ज़िंदगी में मौत दे दी है कि अब आपके जाने का वक्त हो गया है, तो आप अलग अलग हो जाए, अब आप अल्लाह अल्लाह करें। उसको भी आपने यही प्रोग्राम कर रखा है कि बस अब ऊपर की सोचें, अब आप आगे जाने की सोचें। अब तो बेचारों को काम ही ये दे देते हैं फलानी चीज़ होने वाली है, दुआ कीजिएगा। बस यही इसका मतलब ये है कि वो बहुत करीब हो गए हैं, फिजिकली जाने वाले हैं वो। तो जो आदमी अपने आप को इतना सेल्फ प्रोग्राम कर रहा हो और ऑटो प्रोग्रामिंग भी हो रही हो और एक्सटर्नल प्रोग्राम में जा रहा हूँ, उसको कौन सा ख्याल आ रहा होगा कि मैं मरी घूमने जा रहा हूँ? तो यही लग रहा होगा बस मैं कब्रिस्तान जो है वो जा रहा हूँ। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनको आप इंस्टॉल करते हैं। और लूसिड ड्रीमिंग अब इतनी बड़ी फील्ड आ चुकी है और मैं अक्सर ही बात ही कहता हूँ। देखिए मैं जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, अभी आपने एक बात कही कि जी क्या सबसे जो है वो ख्वाब की ताबीर पूछी जा सकती है। कुरान पाक कहता है वला तश्तरू बिआयाति समनन कलीला, और हमारी आयात को हकीर रकम में मत बेचो। तो जो रकम बेच के आपको बता रहा है कि मैं अल्लाह से करीब हूँ और वो पैसे लेके आपको बता रहा है, और नाउजुबिल्लाह मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता, मैं तो प्रोग्राम्स में लाइव देख रहा हूँ तो आधे ख्वाब में ताबीर बता देता है, अभी तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। आई डोंट नो, आवाज से पता लग जाता है कि इस ख्वाब के साथ क्या होने वाला है, इसमें आगे क्या होने वाला है। ये मैंने 3 दफा सुन लिया, मैं बताता हूँ आगे क्या होगा। नूर भाई अब आप मुझे अंदाजा कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह जो है ये बात जो है कहेगा, लेकिन वो एक बड़ा क्लियर है ना कि हम वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल कनेक्टेड। कि आपके साथ भी तो होता है, आप फोन मिलाने वाले हैं, उसका फोन आ गया, इसका मतलब है मेंटल मैसेज पहले चला जाता है। यानी टेलीपैथिकली आप लोगों से कनेक्टेड होते भी हैं, लेकिन फिर भी अपने वसवसों को, अपने ख्यालात को, अपनी डेली थॉट्स को भी जरा चेक में रखने की जरूरत है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं फैजान बात कर रहा हूँ कराची से। क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मुझे मुफ्ती साहब से और आपके दूसरे मेहमान से सवाल ये करना था कि अक्सर और बेशतर हम अपने मरूम जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं उन्हें ख्वाब में देखते हैं, और ख्वाब कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे वो हमें बुला रहे हैं, जैसे मुर्दा कोई अगर हमें बुला रहा है तो उसको मतलब किस तरह लिया जाएगा, उसकी ताबीर क्या हो सकती है। और मतलब के कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस तरह से है तो आप भी इंतकाल करने वाले, क्या ये सच है? और मुझे ये पूछना था कि क्या दिन में या रात में जो कहा जाता है कि दोपहर में या सुबह में देखने वाले, आपके दोनों सवालों का मैं जवाब देती हूँ। बड़ा अच्छा सवाल है। अक्सर जो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं अगर ख्वाब में नजर आए तो ये क्या इशारा है? और नूर भाई उसके बियॉन्ड भी बात जाती है। इन्होंने तो कहा कि क्या ये इशारा है कि कोई जो देखने वाला है उसकी भी वक्त करीब है, या फिर कहते हैं कि भाई उसको अच्छे हाल में देखा तो इसका मतलब है उसके साथ मामलात बड़े अच्छे हैं, उसको बदहाली में देखा तो उसके लिए कुछ फितरा ज़कात, कुछ उसको तोहफे हदिया भेजें। देखिए मरहूमीन के लिए तो इसाले सवाब करना चाहिए, ठीक है। मगर जो भाई ने सवाल किया तो मुझे एक याद आ गया, एक नौजवान लड़का जो है वो उसकी वाइफ का इंतकाल हो गया डिलीवरी के अंदर, तो मैं मस्जिद में था, मैं आया तो चिमट गया। मैंने कहा क्या हुआ भाई? कहने का हज़रत बीवी बहुत मोहब्बत करती है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है इंतकाल हो गया। कहने का नहीं मसला वो नहीं है, मसला कुछ और है। मैंने कहा मसला क्या है? कहने का रोज़ाना ख्वाब में आती है कि आ जाओ तुम मेरे पास। और मैंने ये सुना है कि जो मरहूम बार बार बुलाए तो मैं चला जाऊंगा, मैं जाना नहीं चाहता, मेरी उम्र बड़ी कम। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं, तुम सोचते हो उसके हवाले से जब भी तुम्हें ख्वाब में बुला रही। अच्छा हमारे यहाँ और भी है, तो कुछ ख़वातीन आती हैं, हज़रत मुफ्ती साहब को ये वजीफ़ा बता दें कि मुझे लगता है मुझ पर जादू हो रहा है। अच्छा एक को मैंने ऐसी कहा कि भाई आप सूरह फातिहा पढ़ें, अल्लाह ताला जो आप पे करवा रहा है वो आपको नज़र आ जाएगा। सही है, मैंने मैसेज था टेलीफोन पे बता दिया। अब वो अगले दिन पूरा ख़ानदान आ गया, कहा हज़रत हमें वो नज़र आ गई। भाई कौन नज़र आई? मुझे शक था अपनी नंद पर, और नंदी ख्वाब में नज़र आई है कि मुझे पढ़ के फूक रही है। ये शैतानी ख्वाब होते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम सोच रहे होते हैं, जिस तरह भी बताएं वो चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं, और कुछ चीज़ें दिखती हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखती।
हमारे तस्वुरात इतने मजबूत, ख्याल बार बार आए तो वो तस्वुर बन जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ पूछना चाही थी कि किताबें जो हमें मार्केट्स में मिलती हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, वो दोनों रूह से मिलती हैं, यानी आप उसको दीनी या रिलीजियस किताबें भी कह सकते हैं जिसमें दुनिया का हर दीन शामिल है और दुनिया के हर मज़हब से रिलेटेड किताबें आपको मिल जाएंगी कि कहें कि जी फ़लानी चीज़ अगर आपने देखी तो ये इस चीज़ का सिंबल है। लेकिन दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल किताबें भी आपको इसी तरह मिल जाएंगी जो साइकोलॉजी की रूह से बताती हैं कि अगर आपने अपने आप को बहुत ऊंचाई से गिरते हुए देखा तो शायद आप में कॉन्फिडेंस का मसला है, एतमाद का मसला है। दिन और रात का भी इससे कोई ताल्लुक है? अगर दिन में ख्वाब देखते हैं तो उसका कोई और मतलब है? ज़्यादातर जो किताबें बाजार में है वो ऑब्सलीट है, ठीक है, ऑब्सलीट है और ऑथेंटिक नहीं है। मैं 25 साल की कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर अब अल्लाह का शुक्र है मैं एज अ तालिब इल्म दीन का साइंटिफिक बेस जवाब दे सकता हूँ। और ज़ाहिर है क्योंकि मगरिब में रहता हूँ तो मैं कहता हूँ जो आप जो सवाल पूछें नॉन बिलीवरों को पूछें, फेथ के ऊपर ना पूछें। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे दीन में मंतिक ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा दीन जो है वो कहे कि ताकुल करो, तफक्कुर करो, तदब्बुर करो और उसका जवाब ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, सर्च करनी पड़ेगी खाली। तो इसीलिए ये जितनी बातें हैं ये अगर साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हैं, मंतिक बेस्ड हैं, रैशनलाइज बेस्ड हैं, ये की जा सकती हैं और प्रूफ की जा सकती हैं, रिसर्च की जा सकती है और बताया जा सकता है। और सारे साहब अब हम उस लेवल पे दुनिया पहुंच गए जहाँ ख्याल पढ़ना शुरू हो गए, स्क्रीन पे सिग्नल आने शुरू हो गए, स्पॉट से हमें पता लग जाता है कि अब हमारे पास ऐसी मशीनें मौजूद हैं सब पता हमारे अपने सेंटर में लगी हुई है वो मशीनें। तो अब मैं वो वाली बात की किताब के अंदर 50 रुपए की 200 रुपए की किताब के ऊपर कोई फजूल बात लिखी हो और उसको जो है वो मान लो चाहे किसी के भी नाम से लिखी गई हो। बेटा इससे ज़्यादा मुश्किल ये हो रही है कि ख्वाब के अंदर आके कहा जाता है बच्चे को कत्ल कर दो। उससे ज़्यादा मुश्किल बात ये आती है कि ख्वाब के अंदर आ जाता है कि ये गुनाह कबीरा जो है वो कर दो और बंदा कहता है जी मुझे तो ख्वाब में इशारे मिले थे या किसी सांप ने बता दिया था और मैं जो है ये कर गया। इसलिए उसको डिस्करेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो जिस लेवल की हम दुनिया में रह रहे हैं ना, पोल्यूटेड दुनिया, ग़िज़ा भी पोल्यूटेड और ख्यालात भी पोल्यूटेड। यानी आपके कहने का मतलब है कोई शख्स अपने ख्वाब को एट्रीब्यूट करके कोई आपको इस तरह की कमांड दे जो आपका दिल नहीं मानता, जो आपकी अकल नहीं मानती, लेकिन आप करने पर मजबूर। मिसाल के तौर पर मैंने भी यहाँ पे जिक्र किया है कि माओं को अक्सर अपने बच्चों से रिलेटेड ख्वाब आते हैं। अक्सर ये बड़ी उम्र तक भी सिलसिला जारी रहता है और फिर उसके बाद ख्वाब आपके हस्बैंड या बच्चे बीवी से रिलेटेड आने लग जाते हैं। यानी ये बताने की कोशिश की जाती है बीवी तुम्हारे हक में ये काम बेहतर नहीं करी, इसको छोड़ दो या इसके साथ ये मामला कर लो। उस वक्त क्या करना चाहिए एक इंसान को? रद्द करना चाहिए, रद्द करना। देखिए जिस अमल की दीन और इजाजत ना देता हो और दुनिया का कानून भी इजाजत ना देता हो, इससे दो ही कानून है ना आपका, और कौन सा कानून है? एक दुनिया का कानून है जो कि डॉक्यूमेंटेड है और एक दीन का कानून है वो भी डॉक्यूमेंटेड है। तो जो अमल रद्द कर होना चाहिए दीन के कानून से भी और दुनिया के कानून से, तो उसको इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। कैसे हो सकता है? मैं देखिए कुरान पाक की बड़ी खूबसूरती है, अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अल्लाह और रसूल की इताअत एक बताई गई है। पूरे दीन के अंदर मुझे एक जगह वालिदैन की इताअत नहीं नजर आ रही। वालिदैन का एहतराम अपनी जगह के ऊपर, काफिर भी ये तो उफ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कह सकते उनको। वालिदैन की इताअत क्यों नहीं नजर आ रही? इस पे आप कुछ इताअत इसलिए नजर नहीं आ रही कि हो सकता है वालिदैन ऐसी कोई बेवकूफी की बात कर दे और वो जो है वो आपको करना ना पड़े, दीन से दूर कर दे। जी कुरान मजीद फुरकान हमीद में पूछा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम अहले ज़िक्र से, अहले इल्म से सवाल करो, क्वेश्चन पूछो जो तुम नहीं जानते। तो जब आपको दीनी रहनुमाई मालूम करनी है तो आप उलमा के पास आए, आप मुफ्तियान कराम के पास आए। इसी तरह नफ्सियात का मामला है तो अहले जो माहिर नफ्सियात है उनके पास जाए, ये कुरान का हुक्म है। हमारे यहाँ क्या होता है कि अब गूगल बाबा आ गया, गूगल बाबा पे सर्च किया, मैं किसी को कह नहीं रहा कहीं गूगल बाबा किसी और को समझ ले जो गूगल है असल मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप गूगल, अब सर में दर्द शुरू हुआ तो लिस्ट आ गई जी आपको कैंसर भी हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब वो मरीज के सिर्फ सर में दर्द है, गैस से तबखीर जो चढ़ी थी दिमाग पर, बहसी तबीब में कह रहा हूँ, तो उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई, उसने पढ़ लिया कि मुझे कैंसर हो जाएगा। अब क्या मामला है? इसी तरह हर बात वहाँ लिखी है वो सच्चाई पर मबनी नहीं है। उलमा मौजूद हैं, जिंदा जीता जागते मौजूद है, उनके पास जाए, उनसे मसाइल डिस्कस करें। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद का हुक्म है। और दूसरी बात है जिस तरह भी कत्ल की बात की, ये तमाम कुरान ने बयान कि अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा सब शैतानी ख्वाब है। बिल्कुल सही। इनको रद्द करो, अल्लाह से एस्टैब्लिश होता है कि इस तरह की कोई चीज जिसमें अकल दीन आपकी रहनुमाई ना कर रहा हो वो शैतानी ख्वाब भी हो सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी सिद्रा, मैं कामरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी कामरान, क्या कहेंगे? सिद्रा, मैं आपके जो मौजूद मेहमान हैं मुफ्ती साहब हैं और इमरान साहब हैं, मैं इनकी बात अभी सुन रहा था तो उसके अंदर अभी एक बात जो है मुसलसल जो रिपीट हो रही है वो ये हो रही है कि हम जो रोज की बुनियाद पे जो चीजें हमारे जहन में चल रही होती हैं
उसी की मुनासिबत से हमें ख्वाब आता है। मेरा सवाल ये है कि हम, जाहिर सी बात है, मेरे अभी रिसेंटली मेरे साथ जो है कंसिस्टेंटली 2 ख्वाब मुझे ऐसे आए कि यकीनन वो ख्वाब मैं देखना तो नहीं चाह रहा था, ना मैं उसके बारे में सोचता था कि मतलब मैं ख्वाब में देखा मैंने अपनी बेटी को ना कि वो गिरने वाली है और कुछ दिन के बाद देखा वो गिर गई। अब मैं ये चीज तो मेरे ध्यान में चलती भी नहीं है ना कि मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी जो है वो गिरे, या मैंने फिर उसके ठीक कुछ जो है 1 हफ्ते के बाद मैंने अपने भतीजे का देखा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, और ठीक उसके जो है 2 दिन के बाद मैंने देखा कि उसकी इतनी तबीयत शदीद खराब हो गई, हालांकि ना पहले उसके साथ ऐसा कभी हुआ था कभी, और वो इतने शदीद तबीयत खराब हुई कि हॉस्पिटलाइज हो गया। मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये लाजमी है कि मतलब हम जो है आपका कहने का मतलब है कि बिल्कुल अनजान अजनबी सिचुएशंस जिसके बारे में आपने शऊरी तौर पे कभी ना सोचा, अगर ख्वाब में नजर आए तो इसका क्या मतलब होता है? इमरान भाई जी। बहुत आसान है। देखिए, लोग ये समझते हैं कि जिस तरह ये लॉजिकल फिल्म चलती है, आपको पता है जब आप अगर कोई भी आपको आपका आधे घंटे का प्रोग्राम है जो कि टीवी के ऊपर जाता है, अगर ये रिकॉर्ड हो उसके पीछे तो इसके पीछे 3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। फिल्म ऐसी बनती है ना, 12 साल में बनती है। Every minute that you see, उसको हो सकता है 3 या 4 दिन लगे उसको शूट बिल्कुल। अच्छा, अब वो अलग अलग सीन है ना, लेकिन आपको वो सिक्वेंशियल करके बनाई जाती है। हम ये समझते हैं कि जो सिक्वेंशियल बन के ख्वाब नजर आ रहा है वो शायद ऐसा सिक्वेंशियल ऐसा नहीं है, ये रॉ डेटा है जिसकी मंतिक नहीं है। आज मैंने टीवी पे खबर देखी है कि बच्चियों को जो है वो जाती हो रही है, महफूज रखना चाहिए। एक चीज मैंने देखी है कि एक बच्ची छत से गिर गई है। एक चीज मैंने जो है वो देखी है कि बच्चे स्कूल जा रही हैं और जो उनको जो है वो SOP के बारे में जो है वो कहा जा रहा है। एक वो हो रहा है कि जो बता रहे कि किसी की दिखा रहे कि जी बच्ची बीमार है, हॉस्पिटल पहुंची नहीं है और वो जो है वो उसका इलाज नहीं हो सका। एक जगह दिखा रहे हैं, ये सब चीजें अलग अलग है ना, ये सब अलग अलग डेटा है। लेकिन अभी अगर मैं आपको कहूँ कि एक पिक्चर बनाए जिसके अंदर ये सारे मंजर आ जाएंगे तो आ जाएंगे, बना सकते हैं ना। तो ये गड़बड़ हो के आपको जो नजर आ रहा है वो पीस वहां से उठा, 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 वो पीस जब नजर आया आपको तो ऐसा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा ख्याल नहीं सोचा था। बिल्कुल आपने नहीं सोचा था। मेरे अंदर हर जगह पे डेटा पे एक सेक्टर लगा होता है। मेरा नाम इमरान है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी यहाँ लिखा हुआ है, ठंडा यहाँ लिखा हुआ है, लेके आना यहाँ लिखा हुआ है। ये सब अलग अलग जगह है और कनेक्टेड है। कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल बनता है शऊर के अंदर। इमरान पानी लेकर आओ, अगर आप मुझे कहते हैं इमरान पानी लेकर आओ तो मैं डोंगे बाल्टी में भर के नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मैंने सीक्वेंशियल बनाई उस बेस के ऊपर। लेकिन वो पानी नलके के साथ भी है, वो पानी समंदर के साथ भी है, वो पानी उन चीजों के साथ है। बहुत से लोग कहते हैं सर हमारी प्लीज मेमोरी डिलीट कर दे। मैंने कहा मेमोरी डिलीट नहीं करते, कंप्यूटेशन नहीं। मैंने पानी डिलीट कर दिया तो नहाएगा ही नहीं भाई, तू पानी रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिसकनेक्टेड डिस्टॉर्टेड पिक्चर आती है, ख्वाब इस तरह आता है, तो लोग समझते मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन आपके डेटा में तो इन अदर वर्ड्स शऊर और लाशऊर का फर्क होता है। जी नूर भाई, एक ब्रेक लेना पड़ा, वापस आती हूँ, फिर आप ही से शुरू करेंगे योर रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन ओनली। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जिन चीज़ों के बारे में कभी सोचा नहीं, अगर वो ख्वाब में नज़र आती हैं तो उसकी क्या वजह होती है। शऊर और लाशऊर पे इमरान भाई ने हमें एक तरह से उसके बारे में बताया। नूर भाई के पास भी यही सवाल लेके अगर मैं जाऊँ तो नूर भाई आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखिए, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, नबी अलैहिस्सलाम ने हमें उसकी 3 इक़साम बयान की, रहमानी ख्वाब, शैतानी ख्वाब, नफ्सानी ख्वाब। कुछ चीज़ें इशारात होते हैं, कुछ चीज़ें मुस्तक़बिल की पेशन गोइयाँ होती हैं, कुछ चीज़ें तंबीह होती हैं। तब आप इस तरह ख्वाब देखें कि जैसे कि आप अपने बेटे को गिरता हुआ देख रहे हैं या किसी को तकलीफ़ में देख रहे हैं, तो आपको चाहिए आप उसके लिए सदका दें। और सदका का मतलब ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में सच्चे दिल से किसी भी चीज़ को देना। ठीक है, आप किसी को इल्म दे सकते हैं, आप किसी को माल दे सकते हैं, किसी की हेल्प आउट कर सकते हैं। दूसरी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ करना। एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार होता है दुआ, और मोमिन को चाहिए हर हाल में दुआ करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद रखे, ना कि इस तरह के ख्वाब देखकर मायूस हो जाए। और एक बात याद रखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ को लौह महफूज पे लिख दिया है। कुछ जो चीज़ें होने वाली हैं वो होकर रहेंगी। आपने जो तीनों इक़साम बयान की यहाँ पे ख्वाब की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल फिर ये बनता है कि इन तीनों में फ़र्क कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि जो इशारा मुझे हो रहा है वो नफसानी है, रहमानी है, या फिर एक शैतानी वसवसा है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इन चीज़ों के लिए जो उसके माहिर उलमा होते हैं उनसे रब्ता रखना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, जो मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब में लिखे आया, उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिरी ज़माने के अंदर जो जितने सच्चे होंगे उनको उतना ही सच्चा ख्वाब दिखाया जाएगा। यानी कि अगर आप सच्चे हैं, प्योर हैं, तो मैं फिर वही बात करता हूँ आम ज़मान के अंदर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत का एक वाईफाई सिस्टम है, जहाँ से सच्चाई आ रही है तो आपकी दिल की जो सिम है उससे कनेक्ट करती है।
जब आपसे कनेक्ट करती है तो वहाँ से सिग्नल्स आपके पास आ रहे होते हैं। अच्छा, आप समझ नहीं पा रहे तो जो उसके समझने वाले हैं आप उनके पास जाएं। अच्छा, शैतानी ख्वाब में ये होता है कि हदीस के मुताबिक कि एक शैतान होता है जो दिल में वसवसा पैदा करता है, जिससे आपको खौफ, घबराहट, परेशानी, गमगीन हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग उठते हैं ख्वाब में, वो परेशान हैं, अच्छा, तकलीफ में मुब्तला तौर पे लोग देखते भी ऐसा है कि वो ख्वाब है जो अगर डरावना ख्वाब होता है वही आपको याद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अक्सर याद नहीं अल्लाह के रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी तालीम फरमाई। मैंने कहा ना, एक साहबी आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ख्वाब में सर किसी ने काट दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फ़ौरन कहते हैं कि तुम्हें ये ख्वाब बयान नहीं करना चाहिए, और जब भी इस तरह ख्वाब देखो तो रब की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करो। तो यहाँ मुझे तालीम दी जा रही है, अगर मैं कोई इस तरह ख्वाब देखता हूँ तो मुझे परेशान नहीं होना है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। ये तम्बी के मामलात हो सकते हैं कि शैतान से मेरा ताल्लुक़, मैं झूठा हूँ, मैं ग़ीबत करता हूँ, मैं हसद रखता हूँ, मैं बुग़्ज़ रखता हूँ, मैं अदावत रखता हूँ। अच्छा, जब भी वहाँ के जो सिग्नल से अल्लाह की रहमत से वो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मेरे पास बहुत कम है, तो ज़रा छोटे छोटे सवालात मेरे जहन में थे। एक सवाल हमारे पास आया है कि अक्सर लोग ख्वाहिश रखते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने की, और उसके लिए बड़ी जस्तजू करते हैं लोग, उनको मुख्तलिफ विर्द भी बताते हैं। क्या ऐसा करना सही है? और दूसरा ये कि जिस तरह हमारी तालीमात हमें सिखाती हैं कि हर ख्वाब झूठा हो सकता है, लेकिन शैतान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप में आपके सामने नहीं आ सकता। अगर आपने दीदार किया है तो वो दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। ज़रा इसके बारे में हमें बताइएगा कि ऐसी ख्वाहिश रखना या मुख्तलिफ बुजुर्गाने दीन को ख्वाब में देखना, ये कैसा है और उसके लिए क्या मामला है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने शैतान को ताकत नहीं दी कि वो मेरी सूरत को इख्तियार कर सके। जिसने मुझे देखा ख्वाब में, उसने मुझे ही देखा। सही। एक मुसलमान की ख्वाहिश होती और होनी भी चाहिए कि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे, जिनकी तफसीर जलालैन है। आपने 72 टाइम्स 72 मरतबा जीते जागते हुए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। एक बहुत सारे उलमा रहे। अब ये रबीउल नूर का महीना चल रहा है, रबीउल अव्वल का चल रहा है, इसके अंदर आप कसरत से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ते हैं। सच्चाई, हुजूर का लक़ब है सादिक और अमीन। आप सच्चे बन जाएं, आप अमानतदार बन जाएं। मेरे वालिद साहब हमसे फरमाते थे कि अल्लाह के वली थे जो दुआ मांगते थे अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करते थे। पूछा गया कि आप ऐसा वजीफा क्या पढ़ते हैं? आपने फरमाया हुजूर की सुन्नत को अपनाता हूँ। मैंने इस ज़बान से झूठ बोलना छोड़ा, अल्लाह ने मेरी बात को रद्द करना छोड़ा। सुभान अल्लाह। तो अगर आप हुजूर को देखना चाहते हैं तो भी हुजूर की सीरत को अपना लें, हुजूर के तरीके को अपना लें, नबी इस्लाम का दीदार हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर इसी हवाले से जो भी पहले बात हो रही थी कि बुजुर्गाने दीन को देखना, किसी का दीदार करना और उनसे कोई इंस्ट्रक्शन लेना, तो फिर क्या लाजिम और मलजूम हो जाता है? आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज एक अकीदत का, एक ईमान का भी मामला इसमें आ जाता है। इमरान भाई, आपकी इस पे क्या? मैं बड़ा खताकार किस्म का बंदा हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि दुनिया में अगर मुझे किसी को बुलाना हो ना घर में, तो मैं अपने घर को पहले अरेंज करता हूँ, इंतज़ाम करता हूँ, सफाई करता हूँ, खाने उस तरह पकाता हूँ, तो बच्चों को पहले डांट टूट देता हूँ, बदतमीज़ी नहीं करना, ये मत करना। घर आरास्ता होगा तो मेहमान आएगा, बेशक। ओके, वजह कायनात ख्वाब में आएगा इस घर में। ये घर है ऐसा, वो घर मैंने तैयार किया है ऐसा, राइट? उसको मेरे पेट में कौन सा रिस्क है, मेरा अमल क्या है, मेरा कौल क्या है। कि अल्लाह के रसूल कहते हैं जो झूठ बोले वो हम में से नहीं, जो अहल के साथ अच्छा नहीं वो हम में से नहीं, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। तो वो क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? वो आपको ओन करेंगे तो आएंगे। पहले आपको अपना मुआवजा सीधी सी बात ये है, राइट? एक बात। उसके बाद ये कि मैं आगे से बात ये कह रहा हूँ कि जी कुरान की ही दलील बताएगी ना। मैंने तो बहुत जो मैंने क्योंकि मैं तो ड्रीम थेरेपी करता हूँ ना, मैं तो थेरेपी में इस्तेमाल कराता हूँ कि कैंसर के पेशेंट कैसे सर्वाइव करते हैं। अभी नेक्स्ट वीक पे आप देख लीजिएगा टेस्टिमोनियल्स। मैं जो है वो कराता हूँ कि सोते हुए वजन कैसे कम किया जाता है, मैं बताता हूँ कि रीजनरेट कैसे होता है। मेरी ड्रीम थेरेपी है, सारी दुनिया कराती है ड्रीम थेरेपी जो है वो कराती है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे ख्वाब इंस्टॉल किए लाइव, मैंने कहा इनकी ताबीर बताते हैं। इंस्टॉल मैंने किया है, सुबह को आएगा भी नजर, सुबह को इसकी क्या ताबीर होगी जो ख्वाब ही मैंने इंस्टॉल किया, उसकी ताबीर बनी है, उसकी ताबीर कैसे हो सकती है जो इंस्टॉल नहीं मैं कर रहा हूँ, राइट? तो मेरा पॉइंट ये है कि मैं अपनी सतह के ऊपर रह के, मैं उस सतह को डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो अपनी सतह पे रह रहा हूँ कि मैं कौन सा इंसान हूँ और मेरे ख्वाब कैसे होंगे। दीन में मैंने बड़ा सिंपल जो मैं एज अ तालिब इल्म समझा हूँ, कैफियत जो होती हैं उसके ऊपर बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। अगर आपको ख्वाब देख के एक अच्छी कैफियत हो रही है तो आप शुक्राने की 2 नफिल पढ़ लीजिए। अगर आपको खौफनाक किस्म की घबराहट की परेशानी की हो रही है तो शैतान से पनाह और निजात से आप फिर दोबारा वही 2 ही रकात है, सिर्फ नीयत बदल, ये शुक्राने की है, ये तौबा की है। किसी को आपको नहीं कहना है, वो इसलिए कि उस वक्त इंसान प्रोग्रामेबल होता है,
वल्नरेबल होता है वो इंस्टॉल कर लेता है अपने ऊपर, जैसे देख के सही कहा मुफ्ती साहब ने कि देख के उसको लगता है ये बीमारी मुझे लग गई, इसलिए कहते हैं इसको ना बोलिए। प्लस हमें ये भी पता है कि दीन ने हमें बताया बहुत सारी कबूलियतें वक्त की घड़ियां होती हैं, इसलिए गलजात मत फरमाइए कि खामा में नाफिज जो है वो ना हो। आपकी बात से मुझे ये बात याद आ रही है कि कई लोगों ने कहा कि फैसला करने में अगर मुश्किल होती है तो सिक्का उछाल लीजिए। जब तक सिक्का हवा में होता है तो आपको पता चल जाता है कि आप हाँ के लिए वोट कर रहे हैं या ना के लिए वोट कर रहे हैं, और वही आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, नूर भाई हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सवालात बहुत सारे थे, जिस तरह के ड्रीम थेरेपी का यहाँ पे जिक्र हुआ, लूसिड ड्रीमिंग का जिक्र किया जाता है, एस्ट्रल प्रोजेक्शन का जिक्र किया जाता है, यानी बाकायदा अपने आप को ड्रीम स्टेट में ले जाकर अपनी ख्वाहिशों को सही अंदाज में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करने का तरीका क्या है, इसको हम किसी और प्रोग्राम में इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे जरूर भेजिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।